औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम अनवार सहर के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और माह रमज़ान की बरक़ात रहमतें खूब समेट रहे होंगे। हमें बहुत से जो फीडबैक मिलता है, बहुत से क्वेश्चन समटाइम मिलते हैं जी। हम घरों में बैठ बैठ के चूँकि हमारी एक्टिविटीज़ वो नहीं रही, तो हमें जनाब जिस्म में वो एक सुस्ती आ गई है, बल्कि सुस्ती के साथ साथ बाद देखा जाए तो जिस्म के अंदर दर्दें भी पैदा हो गई हैं। और चूँकि एक्सरसाइज नहीं है, बाहर जाने से डरते हैं, वॉक करने से डरते हैं, या गैदरिंग में, क्योंकि आजकल बहुत से जो हमारे यहाँ वेस्ट में तो ख़ास तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनको आदत होती है बाहर वॉक करने की, डेली वो 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जाते हैं। तो कुछ लोग उससे भी अवॉइड कर रहे होते हैं कि बाहर जाते हैं तो हमारा टाकरा किसी फैमिली से ना हो, तो इस वजह से वो ज़्यादातर वक्त जो है वो घर ही गुजारते हैं। तो उस वजह से बाज़ चीज़ें, बाज़ औक़ात ऐसा है कि जिसम में नकाहत है, दर्दें हैं, कोई इस तरह की चीज़ें अगर मेडिकली जो है मामलात जो इस तरह के पैदा हो जाते हैं, जो हो सकता है आगे चल के पेचीदा मामलात बन जाए, तो हमने आज आपके लिए जनाब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे साथ जो है मेहमान जो हैं वो हैं डॉक्टर पाकिस्तान से डॉक्टर नुमान गफ्फार अवान साहब। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। आपको और आपकी पूरी टीम को इतना शानदार रमज़ानुल मुबारक के महीने में इतना इल्मी और आसान फ़हम प्रोग्राम करने पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक में जो रवायती प्रोग्राम टीवी पे दिखाए जा रहे होते हैं उनसे कदरे मुख्तलिफ है, और आपके प्रोग्राम के अंदर जो तरबियत का एक नुमायाँ पहलू है वो काबिल तहसीन है। और इसी वजह से आपका प्रोग्राम दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है और लोग इसे बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे हैं। मैं आपके लिए एक दिली दुआ है कि वो आपकी पूरी टीम को, आपको इस काविश को कबूल फरमाए। तो हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपने आर्थराइटिस के बारे में पूछा कि जॉइंट पेन क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो इसमें मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करता चलूँ कि जॉइंट पेन जो बेसिक रीजन हैं वो या तो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, या फिर कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, कोई इन्फेक्शन हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से पेन हो सकती है। या फिर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो पोस्चर की वजह से है। ऑफिस वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा सिटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, तो उस वजह से भी उनको पेन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज के अंदर आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है, उसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है बोन्स के अंदर, और उस वजह से मुख्तलिफ बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन रहता है। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी वेट, उसमें भी नी जॉइंट मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट है जिसमें पेन की कंप्लेन करते हैं पेशेंट्स। तो उसके लिए हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्लान बना के दिया जाता है। आप समझते हैं कि इसको जो है वो थोड़ा सा वॉक करना जो है डेली, अगर कितना वॉक किया जाए या कोई खास एक्सरसाइज की जाए जिससे ये पेन जो है वो कम हो सके, या ज़्यादातर जिस तरह आमतौर पे कमर की पेन है, शोल्डर की पेन है, तो ये सारी जो पेन्स हैं ये आप सिर्फ बैठे रहने की है, या पोस्चर का आप कह रहे हैं कि सही तरह बैठ नहीं पाता बंदा, इस वजह से होती है? जी, अगर तो यंग एज के अंदर है, यानी कि बिलो 30 टू 40 की रेंज में अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है कि उसे बैक एक है, तो उसकी मेजर जो रीजन होती है वो पोस्चर है उसका। अगर वो ऑफिस वर्कर है, प्रोलॉन्ग एक ही पोस्चर के अंदर उसने अपने आप को रखा है, और अगर उसकी सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, उसकी चेयर प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से पोस्चर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी हमारी सोसाइटी के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है। जितना ओबीज बंदा होगा उतना उसके जॉइंट्स के ऊपर लोड ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से उसे पेन रहता है। अभी मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर 10 पाउंड वेट एक बंदा गेन करता है, तो उससे उसके नी जॉइंट के ऊपर अराउंड अबाउट 20 टू 40 पाउंड एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेन रहता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए जरूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ के अंदर वॉकिंग को जरूर ऐड करें। और नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम वॉक पे चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वो चलते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके दौरान हमने अपने कार्डियो पल्मोनरी एक्टिव जो है किस तरह होना है, अपने कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस को किस तरह अचीव करना है। तो एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला आपके जरिए अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूंगा कि कोशिश करें कि ब्रिस्क वॉकिंग अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें। और ब्रिस्क वॉकिंग क्या है कि आप 100 स्टेप्स वो
3 मिनट्स के अंदर अगर चल लेते हैं तो ये आपकी ब्रिस्क वॉकिंग है। और कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? 20 to 40 मिनट्स एटलीस्ट आप ब्रिस्क वॉक करें। और अगर आप 4 days a week ब्रिस्क वॉक करते हैं तो फिर जो इस तरह के जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप उनसे आसानी से बच सकते हैं। अंडर 40 हैं उनके लिए इतना आसान हो, लेकिन अगर कोई 50-60 में चला जाता है तो उनके लिए शायद इतना ज़्यादा आसान ना हो। तो इसमें हमें ये चीज क्लियर करना पड़ेगी कि अगर तो पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक है और मोस्टली फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर 45 और 50 इयर्स ऑफ एज, उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बोन वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है और बोन्स उनकी सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। उनके लिए ये एडवाइजेबल है कि वो ब्रिस्क वॉक करेंगे, वो वेट बियरिंग एक्टिविटीज, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करेंगी तो वो फिट रह सकती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें आर्थराइटिस की, जो एक कॉमन है कि आर्थराइटिस के अंदर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उन पेशेंट्स के लिए केयर के साथ हम ब्रिस्क वॉक ऐड करवाते हैं। उनके लिए सबसे पहले उनकी प्रॉपर असेसमेंट होना जरूरी है, उनके मसल्स का हमें पता हो कि वो कितना वीक हो रहे हैं। तो फिर हमने बोन्स के ऊपर तो स्ट्रेस आ ही रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें जितने साथ सराउंडिंग मसल्स हैं नी जॉइंट के अराउंड या हिप जॉइंट के अराउंड, उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। तो उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम एडवाइस करते हैं। और मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अक्सर घरों में भी या जब भी लेमैन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वो विदाउट वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज से पहले आप अपने आप को वार्म अप जरूर करें। अब वार्म अप के लिए आप लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, या अगर ओबीज पर्सन हैं और वो वॉक भी नहीं कर सकते तो उनके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि वो सिटिंग में या स्टैंडिंग में जिस तरह कंफर्टेबल हो, जिस तरह कन्वीनियंट हो, वो जस्ट अपर लिम्स की यानी कि अपने बाजुओं की पंपिंग एक्सरसाइज, अपने बाजुओं को ऊपर लेके जाएं, जल्दी से नीचे लेके आए। तो ये आर्म्स की जब पंपिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे उनका हार्ट भी ब्लड पंप करेगा और इससे वो वार्म अप हो जाएंगे। तो वार्म अप एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी हैं जब आपने बाकी एक्सरसाइजेज करनी है। जी, बड़ा बड़ा अच्छा आपने बताया ये सारी चीज़। एक चीज़ और बता दीजिए कि कोई ऐसे सिम्टम या सिग्नल्स भी हो सकते हैं कि अगर आपको जॉइंट पेन होनी है कुछ अरसा बाद, लेकिन अभी से कुछ ऐसा इजहार होना शुरू हो गया है, जिस तरह हम कहते हैं कि बाज़ का घुटना तो ठीक है, पेन तो नहीं हो रही, लेकिन चटकना वो शुरू हो जाता है बैठने से, उठने से, या आप बाज़ का तो लोग जो हैं वो हाथों के जो है वो चटकने की आवाज़ें या उंगलियों के चटकने की आवाज़ें। तो ये कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कल को जाके ये पेन की शक्ल इख्तियार कर जाए? कुछ ऐसे उस स्टेज पे आप एहतियाती तदाबीर जो है वो अपना सकें, कुछ ऐसे सिग्नल्स पहले मिल सकते हैं जॉइंट पेन से पहले? जी बिल्कुल ऐसा होता है। और मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम इस तरह फेस करना पड़ती है वो होती है कि बंदे का फटीग, लिथार्जी, तबीयत के अंदर सुस्ती तारी रहती है कि जो बंदा काम करता है वो एक्टिवली नहीं कर पाता। तो वो एक प्री अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि जिसकी वजह से लेटर स्टेज के अंदर जाके कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। और सेकंड हमें साइन मिल सकता है कि फैमिली हिस्ट्री से, अगर किसी बंदे की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उसके पेरेंट्स को अंदर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, या फैमिली हिस्ट्री के अंदर ओबेसिटी है, तो ये एक क्लियर कट साइन है कि आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स करें, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अपनी डाइट कॉन्शियस हो, आपने कौन सी डाइट लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है, डेली एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ के अंदर एक उसका रूटीन बना लें, तो फिर आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सही, दुरुस्त समय। और दूसरा आपने ये बात किया खुराक का, खास तौर पे कुछ ऐसी डाइट भी है कि अगर कुछ लोग हैं गोश्तखोर होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब है पाकिस्तान में जैसा होता है वो मटन कढ़ाई और इस तरह के घर में भी चीज़ें जो हैं, हमारे कुछ यहाँ पे दोस्त हैं वो तो हर खाने में वो कहते हैं जब तक जो है वो चांपे ना हों और इस तरह की चीज़ें जो है ना हों तो वो खाना पसंद नहीं आता। तो कुछ ऐसा भी है कि आप अगर एक खाना या खुराक या ऐसी डाइट को मुसलसल अगर खाते रहते हैं तो उससे भी आपके कोई पेन, जॉइंट पेन और इस तरह का अर्थराइटिस के चांसेस? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। जितना भी प्रोसेस्ड मीट है, जो लोग वो ज्यादा खाते हैं तो उनको नीज और इस तरह डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर पेन रहती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल और इसके साथ साथ फैट जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो ये सारे वो डिफरेंट फूड्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो स्मोकिंग भी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे नी जॉइंट के साथ साथ जितने भी हमारे बॉडी के मेजर जॉइंट्स हैं और साथ में स्मॉल जॉइंट, सबके अंदर पेन होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको कट ऑफ करना चाहिए अपनी लाइफ से। बिल्कुल ठीक। ये तो आपने अभी बता दिया कि ये चीज़ें हैं जो कि ना खाएं या कम खाएं तो बेहतर है।
कुछ ऐसी चीज़ भी है कि जो अगर ज़्यादा खाएं तो आपके जो जॉइंट मसल्स हैं, जॉइंट पेन से आप बच सकें, हैं आपके जॉइंट्स बेहतर हो सकें? ये बनाना के बारे में भी बात का लोग कहते हैं, आप समझते हैं कुछ ऐसा कि ये खाने से इसमें अगर हम केले की बात करें तो केले के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है कि जो इन जॉइंट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और उससे जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है वो कम हो जाती है। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर एडवाइस करता हूँ कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो जरूर खाने चाहिए। तो नेचर हमें डिफरेंट विटामिन के सोर्सेज और डिफरेंट कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें हमें अपने सीजनल फ्रूट से मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारी डाइट के अंदर मिल्क लाजमी होना चाहिए कि हम रूटीन के अंदर दूध पिए। अक्सर हमारे बच्चे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी बच्चे दूध पीना छोड़ गए हैं, और वो दूध के अंदर डिफरेंट फ्लेवर और इस तरह की चीजें ऐड करते हैं, लेकिन तो उससे बच्चे दूध पी लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिंपल बच्चों को दूध पिलाएं और उसके साथ साथ वो सीजनल फ्रूट्स खाएं, तो फिर वो उनकी बोन ज्यादा स्ट्रांग होंगी। इसके अलावा अंडा बहुत ज्यादा फायदा देता है। पाइनएप्पल, अगर आर्थराइटिस की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आर्थराइटिस को रिड्यूस करने। सही। और कुछ ऐसा भी है, कई लोग ये कहते हैं कि कहीं ये वायरस जो है वो भी इफेक्ट करता है जॉइंट्स को, ऐसी चीज है या ऐसे ही बात की हुई है? सर अगर हम बात करें आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस के राउंड अबाउट 150 डिफरेंट टाइप्स हैं, और जिसके अंदर दो मेजर टाइप्स ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अभी हमने बात की। इसके अलावा आर्थराइटिस की एक टाइप है जिसे सेप्टिक आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस एक स्पेशल टाइप है आर्थराइटिस की, जो कि होती ही इन्फेक्शन की वजह से है। अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या समटाइम्स वो फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर रूबेला वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं जो कि सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज करते हैं, और उसकी वजह से भी जॉइंट्स पेन रहता है। सही, बड़ा अच्छा फरमाया आपने। और दूसरी एक आखिरी चीज़ जो है हमारे पास अभी लास्ट 30 सेकंड है कि अगर ये जो जॉइंट्स पेन जो है ये कहीं कैंसर के साथ भी कोई लिंक है, इसका बनता है? बिल्कुल सर, कैंसर जब पेशेंट्स को डायग्नोज हो जाता है तो उसके अंदर जितने बॉडी के जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें एक मेजर एलिमेंट होता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट को कैंसर है या इसके जॉइंट पेन किसी और वजह से है। तो अगर सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाए और हर वक्त जिस्म के अंदर लिथार्जी, बॉडी पेन फील हो, स्वेलिंग हो, अगर जॉइंट्स को आप टच करें तो वो टेंडरनेस फील करें, तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि पेशेंट को कैंसर है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, एक फिजिशियन से या रिलेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान साहब, आपने बहुत मुफीद बातें की और यकीनन जो है हमारे सुनने वाले और देखने वाले जो इस पर अमल करेंगे, और आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम रब्ता रखेंगे और इस तरह की कई दूसरे मौज़ूआत पर भी बात करेंगे।